हेलो दोस्तों। नमस्कार आप सभी को हिस्ट्री की जीत के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज की हमारी क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आप एमए हिस्ट्री डिपार्टमेंट से कर रहे हो और सेमेस्टर 1 में हो तो आप वीडियो को ना एंड तक देखना। आपके पेपर 3 में मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है आपका यूरोप में पुनर्जागरण को लेकर के, फ्रांसीसी समाज, सामंतवाद और भौगोलिक खोज को लेकर के। आज हम इन्हीं 4 टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। और एग्ज़ाम में बैठने से कुछ देर पहले आप इस वीडियो को ज़रूर देख के जाना। आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ेंगी और आप अच्छे स्कोर भी करके आओगे। और यदि इस चैनल पर आप पहली बार आए हो तो आप सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और वीडियो को एंड तक देखने के बाद दोस्तों के साथ ये वीडियो को ज़रूर शेयर करना दोस्तों। और आपको मैं बता दूं कि इसी चैनल के ऊपर अलग अलग प्रतियोगिता परीक्षाओं की भी तैयारी कराई जाती है, वो भी केवल हिस्ट्री की। तो आप यदि चाहते हैं कि आपका हिस्ट्री मजबूत हो जाए, आपका एंशिएंट हो, मिडिवल हो, मॉडर्न हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। यहाँ पे आपकी कराई जाती है। सबसे पहले आपका थ्योरी और कंसेप्ट करवाया जाता है क्लियर, ताकि आपका माइंड में एक स्टोरी क्रिएट हो सके। उसके बाद उसी टॉपिक से रिलेटेड आपका एमसीक्यू कराया जाता है। जितने भी आपका टॉप अलग अलग प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं, जैसे आपका एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएससी तक के प्रश्नों को यहाँ पे रखा जाता है और सोल्व किया जाता है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो और अपना एक्यूरेसी को आप 100 आउट ऑफ 100 रख सको। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करना। तो चलो यार शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे यूरोप में पुनर्जागरण को लेकर के। पर आप लोग के माइंड में एक प्रश्न आती है, हमारे माइंड में तो हमेशा आती रहती हैं कि आप लोग प्रश्न लिखते कैसे हो। अगर आप लोग को 100 आउट ऑफ 100 अगर कहीं भी मेंस में आप लोग को आंसर लिखने हो तो कैसे लिख के आओगे, चाहे कॉलेज में हो या कोई प्रतियोगिता परीक्षाओं का मेंस ही क्यों ना लिख रहा हो। तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना, कोई प्रश्न लिखी होती है तो सबसे पहले उस प्रश्न रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन आप लोग जरूर देना। इंट्रोडक्शन के बाद आप बॉडी पार्ट को लिखोगे तो उसे फ्लो चार्ट में लिखना। और फ्लो चार्ट में लिखने के बाद आप उसको फिर डिटेल्स में डिस्क्राइब करना और अंत में कंक्लूजन लिख देना, आपको क्या लगता है उस प्रश्न को लेकर के। जिससे आपका क्या हो ना, क्वेश्चन का लिखने के बाद आंसर जो हो वो सुंदर आंसर लगे। तो चलो यार शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम जानते हैं पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि को। तो मैं आप सबको बता दूं कि इतिहासकार ना इसको लेकर के कंफ्यूजन में है कि कब से कब आधुनिक इतिहास था और कब से कब मध्यकालीन इतिहास, और इस बीच में पुनर्जागरण आया कब। तो इतिहासकारों की भी सामान्य रूप से इस विषय पर कोई सहमति नहीं है, कौन सी घटना या तारीख आधुनिक इतिहास या मध्यकालीन इतिहास से अलग करती है। फिर भी इतिहासकार न साधारणतः इस बात पर सहमत ये हैं कि 14वीं शताब्दी से लेकर के 16वीं शताब्दी तक यूरोप अपने राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक ढांचे में ऐसे परिवर्तन देखता रहा जिन्हें हम आधुनिक काल का प्रारंभ करने वाले काल को समझ सकते हैं। और यही काल यूरोप में क्या समझ में आता है, पुनर्जागरण के काल के रूप में जाना जाता है। यूरोप का मध्यकाल प्राचीन रोम, यूनान की समृद्ध संस्कृति की विलुप्तता का काल था। यूरोप का जो मध्यकालीन स्थिति थी ना, वो रोम और यूनान के पतन के बाद के आने वाली सभ्यता के रूप में माना जाती है। इस काल में मनुष्य के मस्तिष्क पर रूढ़िवादी चर्चा का आवरण छा गया और बौद्धिक विकास अवरुद्ध हो गया। परंतु मध्यकाल के अंत के आसपास कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई जिससे मानव की मनोदशा में चेतना का उदय हुआ, मतलब कि नए प्रकार की उनके अंदर क्या है, मानसिकता पैदा हो गई। लोगों में सोचने की क्षमता बदल गई। इस काल में पुनः उन आदर्शों तथा मूल्यों को महत्व दिया जाने लगा जो मध्यकाल में नगण्य समझे जाने लगे थे, जैसे कि लौकिक जगत के प्रति आस्था हो गया, मानववाद का विकास हो गया, रूढ़िवाद की जगह तर्क की महत्ता। इन सभी ने ही क्या किया, पुनर्जागरण की नवचेतना का एक विकास किया। तो यहाँ पे हमने जो भी चीजें लिखा है ना वो खुद के लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ताकि आप लोग यदि चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छी तरीके से आप खुद से समझ सके। तो ये तो पृष्ठभूमि थी। आगे जानते हैं पुनर्जागरण की परिभाषा को लेकर के। तो पुनर्जागरण एक ऐसी बौद्धिक एवं उदार सांस्कृतिक आंदोलन था जिसमें मनुष्य मध्यकालीन बंधनों से मुक्त होकर के स्वतंत्र चिंतन की ओर अग्रसर हुए। कहाँ बढ़ गए थे ये? स्वतंत्र चिंतन, उसके चिंतन में या उनके सोचने में कोई रुकावट नहीं थी। मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं का उन्नयन मतलब अपग्रेडेशन होने लगा, ठीक है, जिससे उस युग की कला, साहित्य, दर्शन एवं विज्ञान आदि सभी क्षेत्रों में क्या हुई, पंचमुखी प्रगति मतलब कि विकास देखने को मिला। तो वो तो आपका इंट्रो था। अब आप बॉडी पार्ट में क्या लिखोगे, फॉलो चार्ट।
सबसे पहले फ्लो चार्ट का उपयोग करोगे, जिससे अध्ययन में विवेचना की प्रवृत्ति कारण बताओगे। स्वतंत्र विचारों की अभिव्यक्ति था, ये क्या था? पुनर्जागरण के पीछे का कारण माना जाता है ये सब। कुछ तो दुनिया का विजय हो गया, चर्च विरोधी विचारों का उदय, ये तो आप बता दिए फ्लो चार्ट में। अब इसके बारे में आप डिटेल्स में बताओगे। पहला बताओगे अध्ययन एवं विवेचना की प्रवृत्ति के बारे में। तो पुनर्जागरण का आंदोलन का सर्वप्रथम कारण अध्ययन एवं विवेचना की प्रवृत्ति थी, जो 13वीं शताब्दी के अंतिम चरण में प्रारंभ हुई और जिसके अंतर्गत प्राचीन रोमन यूनानी साहित्य के अध्ययन एवं वर्तमान परंपराओं के साथ उसके उचित सम्मिश्रण की ओर विद्वानों का ध्यान दिया। दूसरी बात यह है कि 12वीं शताब्दी तक यूरोप के विभिन्न देश मध्ययुगीन परंपराओं से जकड़े हुए थे। अगर देखें 13वीं शताब्दी पूर्व में, 12वीं शताब्दी में, तो जो उस समय के जो लोग थे ना यूरोपियन देश में या फिर यूरोप के अंदर अंदर जो अलग अलग देश थे, वो मध्ययुगीन परंपराओं से जकड़े हुए थे। जकड़े मतलब कि जुड़े हुए थे। किंतु अगर देखा जाए तो उत्तर मध्यकालीन संस्थाओं की अवनति के फलस्वरूप विचार पद्धति की ओर एक नवीन कड़ी का सूत्रपात हुआ, जो पुनर्जागरण आंदोलन को आगे बढ़ाने में क्या किया? सहयोग किया। तो पहला बताओगे अध्ययन में विवेचना की प्रवृत्ति के बारे में। दूसरा कारण बताओगे विचारकों एवं दार्शनिकों के द्वारा स्वतंत्र विचारों की अभिव्यक्ति। पुनर्जागरण आंदोलन का दूसरा प्रमुख कारण विभिन्न विचारकों एवं दार्शनिकों के द्वारा स्वतंत्र विचारों की अभिव्यक्ति की प्रवृत्ति थी। प्राचीन युग की यूनानी एवं रोमन सभ्यताएं अत्यंत सुसंस्कृत और विकसित थी, जैसे कि अरस्तु, प्लूटो आदि विद्वानों ने लक्ष्य की प्राप्ति और तथ्य तथा पहुंचने में तर्क पर तथा विचार का आश्रय लिया था। उन्होंने अपने विचारों में अंधविश्वास और धार्मिकता आदि को महत्व नहीं दिया था। तो दोस्तों बता दूं ना कि ये लोग क्या करते हैं ना, जो अरस्तु, प्लेटो लोग जैसे कोई इतिहासकार थे, जैसे विचारक थे, वे लोग नए नए आधुनिकता के बारे में सोचना शुरू किया। और दोस्तों लोगों को भी उन्होंने क्या किया? जागरूक किया इस बारे में कि देखो अन्य देश किस प्रकार से विकसित हो रहे हैं और हम कहाँ पे हैं। इन्होंने क्या किया? अलग अलग पुस्तकें छापी, लोगों को क्या किया? इसके बारे में जागरूक किया। उन्होंने अपने विचारों में अंधविश्वास व धार्मिकता आदि को कोई महत्व नहीं दिया था। इन विचारकों ने अपने दर्शन में तत्व चिंतन के विशुद्ध प्रतिपादन का प्रयास किया। उत्तर मध्यकालीन संस्थाओं की अवनति के पश्चात क्या होती है? पश्चिमी यूरोप के विभिन्न देशों के विद्वानों ने प्लूटो, अरिस्टो आदि प्राचीन दार्शनिकों के विचारों को समझने का प्रयास किया, जो पुनर्जागरण आंदोलन का एक क्या बना? कारण बन गया। अगला बताया जाता है चर्च विरोधी विचारधाराओं का उदय। चर्च क्या था? धर्म था, एक मंदिर जैसे हम लोग का है ना, सेम उसी प्रकार से चर्च था। तो चर्च विरोधी धाराएं भी, विचारों का भी क्या हुआ उसमें? उदय होने लगा। पुनर्जागरण आंदोलन का तीसरा सबसे प्रमुख कारण 13वीं शताब्दी में रोमन कैथोलिक चर्च विरोधी विचारधाराओं का क्या था? उदय था। ठीक है। मध्य युग की अति शक्तिशाली कैथोलिक चर्च 14वीं शताब्दी तक आते आते शक्तिहीन हो गई थी, मतलब उनका शक्तियां खत्म होने लगी थी। यूरोप में 13वीं शताब्दी में कुछ ऐसे विचारक भी हुए जिन्होंने चर्च के प्रमाणवाद तथा प्रभाव को स्वीकार न करते हुए निष्पक्ष वैज्ञानिक अनुसंधान तथा विचारों के स्वतंत्र प्रकाशन पर क्या दिया? अत्यधिक बल दिया। ऐसे विचारकों में रोजर बेकन प्रमुख था। उसका विचार क्या था? उनका विचार था कि प्राचीन परंपरा के अंधे अनुकरण के स्थान पर मस्तिष्क एवं बुद्धि से काम लेना श्रेयस्कर है। रोजकर बेकन का मत था कि यदि मनुष्य अपने मस्तिष्क एवं बुद्धि के प्रमाण से वाद से स्वतंत्र कर ले, तो वह प्रगति के पथ पर क्या होगा? आगे बढ़ सकेगा। अभी तक लोग कैथोलिक चर्च की आलोचना करने का साहस नहीं करते थे, क्योंकि चर्च का विरोध करने वाले को मृत्युदंड के भागी होते थे। किसी में उस समय हिम्मत नहीं थी कि चर्च का क्या करे? विरोध कर सके। लेकिन उन्हीं में से कुछ ऐसे अपने लोगों ने क्या किया? हिम्मत किया और चर्च का विरोध करना शुरू किया और लोगों को क्या किया? जागरूक किया। सर्वप्रथम रोजर बेकर ने चर्च की चुनौती दी और उसकी विचारधाराओं को अन्य विचारों से या उनके विचारों अन्य विचारों ने आगे बढ़ाया, जिससे पुनर्जागरण के विकास को क्या हुआ? बल प्राप्त हुआ। तो ये प्रमुख कारण माने जाते हैं तीन। चौथा मानते जो कि सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है पुनर्जागरण में, कुस्तुस दुनिया का विजय। तो तुर्क नेता महमूद द्वितीय द्वारा कुस्तुनिया की विजय पुनर्जागरण के प्रारंभ करने में सहायक सिद्ध हुआ। 1453 ईस्वी में पूर्व बाइजेंटियन साम्राज्य की राजधानी जो कि कुस्तुनिया यूरोपीय सभ्यता एवं संस्कृति का क्या था? केंद्र। वहां के विद्वान प्राचीन यूनानी तथा रोमन साहित्य के अध्ययन पर विशेष बल दे रहे थे।
परंतु क्या होती है कि 1453 ईस्वी में तुर्की के विजयोपरांत परिस्थितियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो गया। तुर्कों के अत्याचारों के कारण विद्वानों ने कुछ दुनिया को छोड़ करके पश्चिमी यूरोप की ओर क्या हुए, प्रस्थान हुए, चले गए और वे इटली जा पहुंचे, जो स्वयं संस्कृति का क्या था, प्रमुख केंद्र था। इटली उस समय ना हर एक कल्चर का एक प्रमुख केंद्र बना हुआ था। इन विद्वानों के साथ साथ पठन पाठन की परंपरा भी इटली पहुंची, जिसका इटली के विद्वानों के द्वारा क्या किया गया, स्वागत किया गया। ठीक है। इन दोनों देशों के विद्वानों के सम्मिलित प्रयासों के फलस्वरूप इटली में एक नवीन परंपरा का विकास हुआ, जिसे पुनर्जागरण आंदोलन के रूप में क्या कहा माना जाता है। ठीक है। तो प्रश्न आता है कि सबसे पहले पुनर्जागरण की व्यवस्था शुरू कहाँ हुई थी? तो सबसे पहले पुनर्जागरण यूरोप में इटली में ही शुरू हुआ था। ध्यान रखना इस बात को। ठीक है। इस प्रकार से क्या होती है, पुनर्जागरण का विकास होती है। और जब पुनर्जागरण होती है तो इसका प्रभाव क्या पड़ता है, इम्पैक्ट क्या होता है? तो सबसे बड़ा साहित्यिक क्षेत्र में इम्पैक्ट पड़ता है। पुनर्जागरण से पहले यूरोप में साहित्य का सृजन केवल लैटिन भाषा एवं यूनानी भाषा में होता था। देसी व क्षेत्रीय भाषाएं असभ्य मानी जाती थी उस समय। किंतु अब क्या हुआ, साहित्य का सृजन, अध्ययन, अध्यापन फ्रेंच, स्पेनिश, पुर्तगाली, जर्मन, अंग्रेजी, डच, स्वीडिश इत्यादि अन्य कई सारे भाषाओं में क्या हुआ, इनका विकास हो गया। दूसरा प्रभाव पड़ा कला के क्षेत्र में। मध्यकाल में जीवंत प्रकृति के सौंदर्य में लोगों की विशेष अभिरुचि नहीं थी, परंतु इस काल में कला का उद्देश्य जीवन की एवं प्रवृत्ति या प्रकृति से तारतम्य स्थापित करना था। इस काल में कला एवं सौंदर्य की प्रदर्शन कलाकारों की रुचि बढ़ने लगी। इस समय तक प्लास्टर व लकड़ी एवं पैनल के स्थान पर कैनवास का इस्तेमाल शुरू हो गया था। सोचो समय दोस्तों, उसमें क्या होती है, प्लास्टर और लकड़ियों को छोड़कर कैनवास का उपयोग करने लगते हैं। तेल चित्रों मतलब ऑयल पेंटिंग की क्या होती है, परंपरा शुरू हो जाती है। ठीक है। इन सब के अतिरिक्त विज्ञान के क्षेत्र में भी इसका प्रभाव पड़ा। इस काल में विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई। पुनर्जागरण ने क्या किया, मनुष्य की मजहबी नियंत्रण से मुक्त करके स्वतंत्र रूप से विचार करने का अवसर प्रदान किया। कोपरनिकस, ब्रूनो, जॉन कैपलर, आइजक न्यूटन, एद्राकर्तो, गैलीलियो, वेस्लिस आदि इस काल के क्या हुए, महत्वपूर्ण वैज्ञानिक बन गए थे। और भी कई सारे इसके इम्पैक्ट या फिर कह सकते हो आप परिणाम है, जैसे कि निरंकुश राजतंत्र का विकास हुआ इसी समय। राजतंत्र एवं धर्म का पृथक्करण किया गया इसी समय। ठीक है। राष्ट्रीयता का विकास हुआ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हुआ, भौतिकवादी दृष्टिकोण का विकास हुआ, अभिव्यक्ति भावनाओं का विकास हुआ, पुरातन के प्रति मोह भंग हो गए थे इस समय लोगों को। और साथ साथ धर्म सुधार आंदोलन के लिए एक पृष्ठभूमि के रूप में तैयार की जाती है। और यही कारण कि अंत में क्या होती है, पुनर्जागरण हर एरिया में, हर एक क्षेत्र में फैल जाता है दोस्तों। इस प्रकार से अगर निष्कर्ष के रूप में अगर देखा जाए, कंक्लूजन, तो संक्षेप में हम क्या कह सकते हैं, हम यही कह सकते हैं कि पुनर्जागरण ने यूरोप के लोगों में एक नई ज्ञान विपाशा का जागृत किया, तर्क की प्रतिष्ठा किया, साथ ही विचार स्वातंत्र्य को आगे बढ़ाया और भौतिकवाद का मार्ग क्या किया, खोल दिया या प्रशस्त किया। पुनर्जागरण कालीन विचारधाराओं ने भविष्य में धर्म सुधार आंदोलन, वैज्ञानिक क्रांति, बौद्धिक क्रांति, राष्ट्रीय राज्यों के उदय व पूंजीवाद और मध्यम वर्ग के उदय का मार्ग भी प्रशस्त किया था। इस प्रकार से पुनर्जागरण का क्लास आपकी आज यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम बात करेंगे 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज के ऊपर। आप लोग को मैं बता दूं दोस्तों कि आप सबसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल को आप सब सब्सक्राइब करके रखना यदि आप ये कोई कंटेंट अच्छी लगती है तो। अब हम बात करते हैं, दूसरा प्रश्न है 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज को लेकर के। एक्चुअल में ना फ्रांसीसी समाज 3 कैटेगरी में बटा हुआ था, जिसे पहला बोला गया था प्रथम एस्टेट, द्वितीय एस्टेट और तृतीय एस्टेट। प्रथम में पादरी व चर्च के लोग रहा करते थे। सबसे पहले तो टॉप पे तो राजा था ही, राजा के बाद जिसका स्थान आता था वो था पादरी। चर्च में जो लोग रहा करते थे, जैसे फादर वगैरह का गया धर्म वगैरह में, जैसे हमारा ब्राह्मण धर्म है ना, उसी प्रकार से उसमें का पादरी था। द्वितीय में आपका कुलीन वर्ग था। कौन था, कुलीन वर्ग। और तृतीय स्टेटस के लोग में कौन थे, तृतीय स्टेटस में लेकिन 3 कैटेगरी बांटा जाता है, पहला, दूसरा व तीसरा। जो पहले थे वो टॉप कैटेगरी के थे तृतीय स्टेटस में, जैसे बड़े व्यवसायी, व्यापारी, कोर्ट के अधिकारी, वकील आदि। ये यहाँ तक ना अपने आप में इतना खतरनाक थे कि कई बार अपने बेटियों का विवाह कुलीन वर्ग के लोगों के साथ करके अपने आप को कुलीनता स्थापित कर लेते थे।
या फिर अत्यधिक टैक्स दे करके कुलीन वर्ग का मतलब द्वितीय स्टेटस का धारण कर लेते थे। दूसरा कैटेगरी आता है तृतीय में बड़े किसान व शिल्पकार, और सबसे अंतिम आता है छोटे किसान, भूमिहर, मजदूर और नौकर। यदि इसके बारे में डिटेल्स में बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रथम संपदा के बारे में। पादरी वर्ग उस समय के फ्रांसीसी समाज के प्रथम संपदा से संबंधित था। पादरी उन व्यक्तियों का समूह था जो चर्च में विशेष कार्यों में सम्मिलित होते थे, जिसे फादर, यहाँ पे पिता नहीं होगा फादर होगा क्योंकि वो लोग फादर कहते हैं, और चर्च के अन्य सदस्य शामिल थे। द्वितीय संपदा या द्वितीय स्टेज में देखें तो कुलीनता, कुलीन वर्ग के लोग थे। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के फ्रांसीसी समाज की दूसरी संपदा में ये सम्मिलित थी। कुलीनता वंशानुगत होती थी, इसलिए व्यक्ति को कुलीनता जन्म से ही मिलता सकता था। ये कैसा था? वंशानुगत प्रकृति था। अगर कोई व्यक्ति जन्म लेता है कुलीन वर्ग में तो कुलीनता वाला समाज में आएगा, द्वितीय स्टेज में आएगा। लेकिन मैं बता दूं कि हालांकि नए सदस्यों का भी इसमें क्या था, प्रवेश का छूट प्राप्त था। वे क्या कर सकते थे? बड़े मात्रा में टैक्स दे करके क्या कर सकते थे? द्वितीय स्टेटस को प्राप्त कर सकते थे। हालांकि नए सदस्यों को भी भारी कर चुकाने या राजशाही को उत्कृष्ट सेवा देने के बाद राजशाही द्वारा कुलीनता से सम्मानित किया गया था, यानी कि बड़पन भी खरीदा जा सकता था। अगला आता है तृतीय संपदा। तत्कालीन फ्रांस समाज की तृतीय संपदा को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालत के अधिकारी, वकील, ये तृतीय संपदा की पहली श्रेणी थी। जबकि द्वितीय श्रेणी में किसान, कारीगर ये आते थे, और तृतीय श्रेणी में छोटे किसान, भूमिधर या भूमिहीन किसान, नौकर ये तीसरी संपदा के अंदर आते थे। इन्हें समाज में सबसे निचली वर्ग का माना जाता था। जो तृतीय वाले थे उनको, और तीसरी संपदा के सदस्यों को सभी प्रकार के कर क्या करते थे? चुकाने पड़ते थे। अब यदि हम इसके बारे में डिटेल्स में अगर बात करें, इन डेप्थ एनालिसिस करें, तो जानते हैं पहले हम कुलीनों के मतलब पादरी के बारे में। किसके बारे में? पादरी के बारे में दोस्तों। तो पादरी के बारे में यदि हम बात करें तो फ्रांस की अधिकांश जनता रोमन कैथोलिक थी। अतः पादरियों को समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। टॉप क्लासेस में अगर कोई आता था फर्स्ट क्लास में तो पादरी ही थे। पादरियों में भी दो वर्ग था, पहला उच्च वर्ग के पादरी, दूसरा सामान्य पादरी। उच्च वर्ग में आर्क बिशप, एबे आदि पद आते थे, पद खरीदे भी जाते थे। अतः उच्च पादरी सामान्यतः अमीर कुलीन के पुत्र होते थे, और इनकी आय बहुत ही ज्यादा क्या थी? बढ़ी हुई थी। राज्य की अगर देखा जाए तो 10% भूमि पर केवल पादरियों का ही स्थान था। सोच सकते हो कितना पर? 10% भूमि पर। 2% उपहार के रूप में राजा को देते थे। उनकी रुचि धार्मिक कार्यों में नहीं थी, तथा वह विलासपूर्ण जीवन व्यतीत करते रहते थे। सामान्य पादरी वर्ग में स्थानीय गिरजाघरों के वह पादरी थे जो निम्न वर्ग व किसान परिवारों से आते थे। इन छोटे पादरियों की आय कम थी। जो तृतीय कैटेगरी आती है, जो सामान्य पादरी वर्ग, जो कि पादरी में दो कैटेगरी आता है, पहला पादरी जो कि उच्च क्लास का था, और दूसरा था सामान्य पादरी से निचले क्लास का आ गया है। उनमें छोटे पादरियों की आय कम थी, परंतु जनता के सभी धार्मिक कार्यों को छोटे पादरियों ही संपन्न कराते थे। जनता के कष्टों से परिचित इन पादरियों ने क्रांति के समय जनता का सहयोग भी किया करते थे। अगला बात करते कुलीन वर्ग के बारे में। तो विशेषाधिकार प्राप्त दूसरा वर्ग जो था वो कुलीन वर्ग ही था। इसे सामंत भी कहा गया है। राज्य, सेना, चर्च के सभी महत्वपूर्ण पद पर इनका क्या था? अधिकार या फिर कह सकते हो हस्तक्षेप था। यह वर्ग अनेक उप विभागों या उप वर्गों में भी बटा हुआ था। प्राचीन अभिजात वंशों के सामंत, सैनिक सामंत, दरबारी सामंत, नागरिक व न्यायिक प्रशासक के पदाधिकारी सामंत, राजकृपा से बने नवोदित सामंत, ये क्या थे? इनके कैटेगरी थे। इनमें अभिजात सामंत नवोदित सामंतों की और दरबारी सामंत प्रांतीय सामंतों को हे दृष्टि से देखा करता था। ध्यान से सुनना, मैं जो बताने वाला हूं आप सभी को। इनमें जो अभिजात वर्ग के जो सामंत थे वो अपने से नवोदित जो नए नए भी सामंत बने थे उनको, और दरबारी सामंत प्रांतीय सामंतों को हे की दृष्टि मतलब कि निचले दृष्टि से देखा करते थे। आर्थिक दृष्टि से भी सभी सामंत समान नहीं थे उस समय, परंतु सभी सामंतों को अनेक अधिकार प्राप्त थे। 1781 की बात है। 1781 के बाद सेना में कमीशन केवल कुलीन वर्ग के लोगों के लिए क्या था? सुरक्षित कर दिए गए थे। संपूर्ण भूमि का 5वां भाग इनके पास ही था।
यह स्वयं कोई कर नहीं देते थे, परंतु जनता पर कर और जुर्माना लगाने, न्याय करने, शिकार करने, बेगार रहने आदि के द्वारा सभी समान किसानों का शोषण करते थे। आगे यदि हम बात करें तो लुई तेरहवां के समय अगर बात करें, लुई तेरहवां क्या थे, उस समय के शासक थे। इनके समय रिसुलू ने सामंतों के बहुत से राजनीतिक अधिकारों में क्या कर दी, कटौती कर दी थी। सामंत अपनी राजनीतिक प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करना चाहते थे। क्रांति से पूर्व, कौन सी क्रांति, फ्रांस की क्रांति से पूर्व लुई 16वें के सुधारों का पालर्म में विरोध और स्टेट जनरल बुलाने की मांग इन सामंतों की क्या हो गई, महत्वाकांक्षा का ही परिणाम माना जाता है। तो ये कुलीन वर्ग थे। अगला सबसे आता है निचले तबके के वर्ग, जिसमें सर्वसाधारण वर्ग थे। इसमें भी तीन कैटेगरी थे, ए, बी व सी। तीन कैटेगरी में सबसे पहला आता है मध्यम वर्ग के लोग। इस वर्ग में व्यापारी, शिक्षक, वकील, डॉक्टर, लेखक, सरकारी कर्मचारी, ये सारे सब क्या थे, सम्मिलित थे। इनके पास धन और योग्यता भी थी, किंतु समाज और राजनीति में इन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। यह वर्ग पुरातन व्यवस्था का पूर्ण विरोधी था तथा सामाजिक व्यवस्था के साथ साथ राजनीतिक व्यवस्था में भी परिवर्तन चाहते थे। तो सर्वसाधारण वर्ग में जो पहले कैटेगरी में लोग आते थे, जिसे मध्यम वर्ग का लोग कहा गया, वे लोग एडुकेटेड थे। अब सोचो यार, एडुकेटेड होने के बावजूद भी, वकील बड़े बड़े पद पे होने के बावजूद, अच्छे अच्छे पोस्ट होने के बावजूद भी इन्हें क्या था, अच्छी इज्जत नहीं दी जाती थी। क्यों? क्योंकि इसे सर्वसाधारण के रूप के कैटेगरी नंबर 1 में रखा गया था कि ये लोग निचले तबके के लोग हैं। और कुलीन, पादरी ये अपने आप को उच्च पदों पे मानते थे। अब सोचो यार, इतने बड़े पोस्टों पे रहने वाले लोगों को अगर कोई इज्जत नहीं दे रहा है, तो उसके अंदर क्या बीतेगा? सोचो एक बार। और यही कारण क्या होते हैं ना, इनके परिणाम ही होती हैं जो अंत में क्या होती है, फ्रांस की क्रांति मानी जाती है। और जो फ्रांस की क्रांति होती भी है, यह प्रमुख कारण यहीं से घटते घटते बढ़ जाता है। क्योंकि जब घड़ा बढ़ती है और घड़ा जब भर जाती है, तो घड़ा क्या होती है, फट जाती है। और वही फटने का परिणाम होता है 1789 की फ्रांस की क्रांति। यह वर्ग पुरातन अवस्था का पूर्ण विरोधी था तथा सामाजिक व्यवस्था के साथ साथ राजनीतिक व्यवस्था में भी परिवर्तन चाहता था। मध्यम वर्ग के अनेक पूंजीपति ने सरकार को कर्ज दे रखा था, लेकिन राज्य की दयनीय आर्थिक स्थिति के कारण उन्हें अपना धन वापस न मिलने का भी क्या था, चिंता सता रहा था। वह सुधारों के पक्षधर थे और अपने हित में कानून में परिवर्तन कराकर कुलीन वर्ग के समान अधिकार में क्या चाहते थे, पाना चाहते थे। यह मध्यम वर्ग ही क्रांति का क्या था, वाहक भी माना जाता है। दूसरा कैटेगरी आता है सर्वसाधारण वर्ग में ही कृषकों का। फ्रांस में सबसे अधिक संख्या में अगर कहा जाए तो किसान ही थे। कुल जनसंख्या कितना, 80%, 80%। यूरोप के अन्य देशों के किसानों से फ्रांस की किसान बेहतर स्थिति में थी। तथापि इनमें कुछ धनिक किसानों को छोड़कर के अधिकांश किसानों की समस्त समाज के अन्य वर्गों की तुलना में स्थिति क्या थी, निम्न दर्जा की थी। स्वतंत्र व अर्धदास दोनों प्रकार के किसानों कुलीन के शोषण के शिकार थे। जो छोटे छोटे समय के उस समय के जो कृषक थे, वो कृषक वर्ग किसके शोषण में आ रहे थे, वो सब शोषण के अंतर्गत आते रहते। किसके, कुलीनों के। कुलीन इससे भर भर के शोषण करवाया करता था। उन्हें अपनी आमदनी का लगभग 80% भाग राज्य, चर्च व कुलीनों को अपने कर और नजराने के रूप में देना पड़ता था। उनमें अपनी निम्न सामाजिक और आर्थिक दशा के कारण असंतोष था, और यह असंतोष शोषण सामंतों के विरुद्ध क्रांति के रूप में क्या होती है, दिखाई देती है। अगला प्रश्न आता है मजदूर वर्ग को लेकर के। ठीक है, और यह वर्ग जो था ना, वो मध्यम वर्ग और पूंजीपति वर्गों पर निर्भर था। इनकी आर्थिक दशा अच्छी नहीं थी। इस वर्ग में शहर में रहने वाले मध्यम वर्ग के संपर्क के कारण राजनीतिक चेतना का विकास हो गया था। इस प्रकार आपने देखा, क्या देखा, कि असमानता पर आधारित फ्रांस की पुरातन सामाजिक व्यवस्था में समाज के प्रत्येक वर्ग में दूसरे वर्ग के प्रति क्या थे, संदेह और असंतोष व्याप्त था। अपनी पुस्तक द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड नेपोलियन में लियो गार्सियो ने लिखा है, क्या लिखा है, उन्हें फ्रांसीसी क्रांति के कारणों के सामाजिक कारणों का महत्वपूर्ण कारण माना है। सामंतों की राजनीतिक अधिकार पाने की इच्छा, मध्यम वर्ग की जागरूकता, किसानों व मजदूरों के आक्रोश आदि क्रांति के क्या बन गए थे, कारण बन गए थे उस समय। इस प्रकार से अगर हम निष्कर्ष देखें, इसके कंक्लूजन को देखें इतना पढ़ने के बाद, कि 18वीं शताब्दी के अंत में फ्रांसीसी समाज में
कठोर सामाजिक पदानुक्रम, आर्थिक असमानता व राजनीतिक अशांति की विशेषता थी। विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों को महत्वपूर्ण लाभ का छूट का आनंद मिला, जबकि अधिकांश आबादी को आर्थिक कठिनाइयों और सीमित सामाजिक गतिशीलता का सामना करना पड़ा। बौद्धिक व दार्शनिक आंदोलन के साथ मिलकर इन स्थितियों ने फ्रांसीसी क्रांति और उसके बाद फ्रांसीसी समाज के परिवर्तन के लिए क्या कर दिया है कि मंच का तैयार किया। तो दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है यार, यदि ये क्लास आप सभी को इम्पोर्टेंट लग रही होगी तो आप सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और वीडियो को लाइक करना। दोस्तों यहाँ पे जिस प्रकार से आपको कंटेंट दी जा रही है ना, ये सारे कंटेंट आप यदि चाहे तो कॉपी पेस्ट कर सकते हो अपने एग्जाम में, क्योंकि आपकी एग्जाम ओरिएंटेड ही यहाँ पे क्लास लिया गया है। ठीक है, ये दो हमने प्रश्न को कंप्लीट कर लिया। तीसरा प्रश्न आता है सामंतवाद को लेकर के, कि किस प्रकार से यूरोप में सामंतवाद का विकास होता है और अंत में इसका पतन क्यों हो जाता है। तो चलो अब हम सामंतवाद के बारे में बात करते हैं। सामंतवाद के बारे में अगर बात करें तो सामंतवाद पहले प्रश्न आता है क्या है। तो पश्चिमी यूरोप व रोमन के विघटन के पश्चात एक नई प्रकार की समाज और नई शासन व्यवस्था का जन्म हुआ और इस नई व्यवस्था को ही क्या कहते हैं, सामंतवाद। इसकी उत्पत्ति एक लातीनी शब्द फ्यूडलिज्म या फ्यूडम से हुआ है, जो अंग्रेजी में फीफ बना। इस समाज में मुख्य स्थान उन सरदारों का था जो अपनी सेनाओं की सहायता से भूमि के बड़े हिस्सेदारों का अपने अधिकार जमा कर रखते थे। तो ये सामंत कौन था? सामंत कोई और नहीं, बड़े-बड़े जमींदार ही थे, जो राजे के संरक्षण में थे और राजा का ये क्या बन गए थे? एक दाहिना हाथ बन चुके थे। राजा को सेना दिया करते थे, राजा को धन दिया करते थे और राजा से क्या करते थे ये? हमेशा सपोर्ट रखा करते थे। इस समाज में मुख्य स्थान पर उन सरदारों का था जो अपनी सेनाओं की सहायता से भूमि के बड़े हिस्सों पर क्या करता था? अधिकार जमा कर रखते थे और प्रशासन में भी इनका महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे ये। सामंतवाद को यदि हम परिभाषित करें तो सामंत का परिभाषाबद्ध करना अत्यंत कठिन हो जाता है, लेकिन बिशप एस्टोबस ने क्या दिया तो ध्यान से सुनना। इनके शब्दों में अगर बात करें तो भूमि के स्वामित्व के माध्यम से सामंतवाद समाज का एक पूर्ण क्या था? संगठन, जिसमें राजा से लेकर के भूमिपतियों तक सारे लोग सेवा व संरक्षण की शर्तों से एक दूसरे से बंधे हुए थे। वहीं यदि मेयर के शब्द में अगर बात करें तो सामंतवाद समाज व सरकार का एक विशेष रूप था, जो भृतृत्व पर आधारित था। अब प्रश्न आता है कि सर सामंतवाद को होने के पीछे कारण क्या था? इसकी उत्पत्ति के पीछे कुछ कारण होंगे ना? जी हाँ सर। पश्चिमी यूरोप में रोमन साम्राज्य का 5वीं शताब्दी में पतन हो गया। इसके साथ ही सामंतवाद का उदय हुआ और अगले 500 वर्षों तक या 500 वर्षों में इसका विकास हुआ। इसके उदय और विकास के कारण कई सारे हैं। ये सबसे पहला आता है राजनीतिक कारण, पॉलिटिकल रीजन। रोमन साम्राज्य में संपूर्ण पश्चिमी यूरोप सम्मिलित था। रोमन साम्राज्य ने इस क्षेत्र के अधिकांश भूभाग को अपने अधिकार क्षेत्र में करके बाहरी बर्बर आक्रमणों से इसकी रक्षा की थी और बहुत आंसुओं से शांति व्यवस्था स्थापित की थी। परंतु 5वीं शताब्दी में रोमन साम्राज्य के पतन के बाद यूरोप में सर्वत्र अराजकता, अशांति व्यवस्था फैल गई थी। और जब ऐसी स्थितियां आई तो आंतरिक उपद्रवियों व बाहरी आक्रमण के कारण क्या होती है, स्वतंत्र किसानों का संकट बढ़ने लगता है। साथ ही बर्बर जातियों के आक्रमण ने उपद्रव व अशांति को बढ़ा था। चारों लूट मार की क्या होती है, घटना फैल जाती है। किसानों को कोई रक्षक नहीं होता था और वह बड़े कष्ट में, कोई भी अकेला व्यक्ति सुरक्षित ना था। रोमन साम्राज्य के कुलीन वर्गीय सरदार अपने अपने गांवों में चले गए जहां उनके किले होते थे और इन लोगों ने किसानों पर और भी तैयार क्या करना शुरू कर दिया, अत्याचार। वह अपने दुर्गों छापा मारने के लिए निकल पड़ते थे, गांव में हुए किसानों को लूटते थे और जमीन पर अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए अपनी बराबरी के अन्य बड़े बड़े सामंतों से क्या करते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे। तो ये थी पॉलिटिकल रीजन। अगर और भी डिटेल्स में अगर बात करें तो सामंतवाद का विकास का दूसरा राजनीतिक कारण भी था। रोमन साम्राज्य के अंतर्गत स्थानीय शासन का भार स्थानीय सरदारों पर रहता था। जब तक केंद्रीय शासन सुदृढ़ रहा तब तक इन स्थानीय सरदारों को नियंत्रण में रखा जा सकता था, लेकिन केंद्रीय सत्ता के कमजोर होने से स्थानीय सरदार धीरे धीरे क्या हो गए, स्वतंत्र होने लगे थे।
रोमन साम्राज्य के पतन के बाद हुई पूर्व स्वतंत्र हो गए। तो क्या पूर्ण स्वतंत्र होना चाहिए था यहाँ पे। जब रोमन साम्राज्य का पतन होता है तो जितने भी सामंत थे जो कि राज्यों के अधीन थे वो क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए। एक स्वतंत्र छोटे छोटे राज्यों का अपना एक स्थापना कर दिया और अपने राज्यों के अंतर्गत रहने वाले जितने भी कृषक वर्ग थे उनके ऊपर शोषण करना ये शुरू कर देते हैं। जर्मन जातियों के आगमन से भी सामंतवाद के विकास को और अधिक प्रोत्साहन मिला। 5वीं शताब्दी में पश्चिमी यूरोप में रोमन साम्राज्य का अंत होने पर जर्मन जातियों की शाखाएं जर्मनी से निकल करके प्राय संपूर्ण यूरोप पर क्या हुई, फैल गई थी। यह लोग अपने अपने कबीलों में बैठे रहते थे और इन कबीलों के नेता होते थे। जब जर्मनी परदेशी जीतने लगे तो कबीलों के पास काफी जमीन हो गई। यह जमीन को भी अपनी अनुयायियों ने इस शर्त पर बांटने लगे कि वह सैनिक व राजनीतिक सेवा प्रदान करके या करेंगे तथा कमीनों का नेता इस प्रकार एक बड़ा सामंत हो गया। कमीना नहीं कबीला होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, कबीला होगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे रहा होगा ये वाला, कबीलों का नेता होगा, ठीक है। दूसरा आर्थिक कारण है। दूसरा क्या है, आर्थिक कारण। तो रोमन साम्राज्य के उत्कर्ष के दिनों में दास प्रथा बड़े पैमाने पर था। जब रोमन साम्राज्य बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था उसमें यहाँ पे दास प्रथा ना बहुत बड़े चरम पर फैला हुआ था। क्या था, बहुत ज्यादा चरम पे फैला हुआ था, ठीक है। बाद में क्या होती है यहाँ पे, दासों का शोषण बड़े निर्मलता से होता था। इसमें ऐसी कारण से राज्य की पैदावार घटने लगी थी। दासों का शोषण करो तो पैदावार तो घटेगा ना यार। अब समस्या थी कि उपज बढ़ाने की। इससे तीन उपाय होते थे। पहला, या तो कोई नया आविष्कार करके अनाज का पैदावार में वृद्धि की जाए। दूसरा, अनाज पैदा करने वालों की संख्या बढ़ाई जाए। और इन दोनों उपायों की प्राप्त करना आसान नहीं था। रोमन साम्राज्य के उत्कर्ष के दिनों में कोई भी क्या हुआ, वैज्ञानिक आविष्कार नहीं हो पाया था। और जब साम्राज्य पतनोन्मुखी होने लगा, मतलब पतन की कगार पे पहुंच गया, तो दासों की संख्या में भी बढ़ोतरी नहीं की जा सकती थी। तथा जब एक तीसरा उपाय ही शेष रह गया था कि लाशों को अधिक सुविधा दे करके उन्हें प्रशांत दिया जाए ताकि वह मन लगाकर काम करे। मतलब ये कि दासों को, यहाँ लाश नहीं है दास होंगे, ठीक है, दासों को अधिक सुविधा दिया जाए ताकि वो क्या करे, मन ध्यान लगाकर क्या किया जाए, एग्रीकल्चर के ऊपर सभी कामों के ऊपर वो ध्यान दे और पैदावार बढ़ा सके। इसलिए दासों को मुक्ति भी दिलाने लगी थी, ठीक है। दासों को दासता से मुक्ति जाने लगी और दास प्रथा का उन्मूलन शुरू हो जाता है इसी समय से। उन्हें थोड़ी जमीनें भी मिली जहां में क्या होता है, जहां वे अपना घर में आकर के परिवार के साथ रह सकते थे। अब वह दास नहीं रह गए और इसके साथ ही क्या होती है, उनकी स्थितियां भी बदल गई थी और वह कृषि दास या फिर कम्मी कहलाने लगे। कम्मी और दांतों में कोई अंतर नहीं था उस समय। वह भी धातु की तरह परतंत्र थे लेकिन उन्हें थोड़ी सुविधाएं व्यवस्थित मिली। मतलब ये कि दासों को अब क्या कहते थे, थोड़ा सा स्वतंत्रता दे दी गई थी, ठीक है। इन कृषि दर्शन को अपने अपने सामंतों की सेवा विभिन्न विभिन्न तरह से करनी पड़ती थी। इस कारण भी सामंतवाद के अनेक पद्धतियों का क्या हुआ, धीरे धीरे विकास हो गया था। इस प्रकार से अगर निष्कर्ष को अगर देखें कि इतना देखने के बाद हमें सामंतवाद के बारे में क्या जानकारी मिलती है, तो सामंतवाद की रचना किसी विशेष या किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा घटित नहीं हुई, बल्कि इसका उदय की अगर बात करें, यदि हम इसकी उदय की बात करें तो और विकास की स्वाभाविक ढंग से हुआ। मतलब कि प्रॉपर वे में इसका हुआ था विकास। इसका निर्णय या निर्माण जानबूझकर नहीं किया गया था। यह एक प्रकार का पारस्परिक समझौता था जो गुणों की परिस्थितियों के अनुकूल था। इसका स्वरूप भी विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न था। इसकी उत्पत्ति तो इटली और जर्मनी से हुई थी लेकिन इसका पूर्ण विकास पूरे फ्रांस में भी हमें देखने को मिलता है। आज की अंतिम क्लास है, इसके बाद यहाँ पे सामंतवाद के पतन को लेकर के है, ठीक है। आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले ले या हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आप चले जाना, हिस्ट्री की जीत के नाम से भी है, वहां पे आपको इसकी मिल जाएंगी, ठीक है, पीडीएफ, ठीक है। तो ये पतन को लेकर के यहाँ पे हमने कॉपी का नोट्स दिया हुआ आपको। अब की क्लास हमारी है ये जो कि अंतिम क्लास है भौगोलिक खोज को लेकर के, ज्योग्राफिकल डिस्कवरी। इसी समय क्या होती है ना, मध्यकालीन से लेकर के आधुनिक समय जब विकास होते रहता है यूरोप में, उस समय कई सारे नए नए चीजें खोज होती है।
यहाँ तक कि आप लोगों को मालूम हो कि वास्को डी गामा भारत के ऊपर आ गया था। कई सारे वेस्ट इंडीज इंडिया के ऊपर खोज होने लगे थे कि ये इंडिया पहली बार मिली है। यार इंडिया तो पहले से था, तुम पहली बार इंडिया आए हो। ठीक है, तो भौगोलिक खोजों के ऊपर बात करते हैं। 15वीं व 16वीं शताब्दी की भौगोलिक खोजों आधुनिक विश्व के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस खोज का युग भी कहा जाता है। इस युग को या 15वीं 16वीं शताब्दी को खोजों का युग माना जाता है। पूर्व के लिए नए समुद्री मार्गों के साथ साथ अमेरिका जैसे नए महाद्वीपों की खोज ने इतिहास की दिशा को मौलिक रूप से क्या किया था, चेंज कर चुका था। बार्थोलोम्यू डियाज, क्रिस्टोफर कोलंबस, फर्डिनेंड मैगेलन जैसे नाविकों के साहित्य भावना ने अंततः इन ऐतिहासिक खोजों को क्या किया, जन्म दिया। तो ऐसे क्या कारण हैं जिनके कारण ये खोजें हुई थी, आज हम उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो 1453 ईस्वी में ऑटोमन तुर्कों ने पूर्व के महत्वपूर्ण व्यापारी मार्ग कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार से तुर्कों ने पूर्व के साथ यूरोपीय व्यापार को नियंत्रित करना शुरू कर दिया और उन्हें वस्तुओं पर भारी शुल्क लगा दिया था। दूसरी ओर अरब व्यापारियों ने भारत के तटों के माध्यम से अपने व्यापार जारी रखा और मसाला व्यापार में भारी मुनाफा कमाया। इसलिए यूरोपीय लोगों को पूर्व के लिए एक वैकल्पिक मार्ग खोजने के लिए मजबूर होना पड़ा। क्या होता है ना, वहां पे तुर्कों के द्वारा उस एरिया में कब्जा कर लिया जाता है। कौन से एरिया में? कॉन्स्टेंटिनोपल वाले एरिया में। और जब ऐसा होता है तो यूरोपीय भारत से और अन्य देशों से व्यापार करने में थोड़ा कठिनाई महसूस करते हैं। इसके पश्चात उन्हें एक नई रास्ता की क्या होती है, सूझबूझ दिखाई देने लगती है। वहीं दूसरी ओर अरब व्यापारी ने भी भारत के तटों के माध्यम से अपने व्यापार जारी रखा और मसाला व्यापार पर भारी मुनाफा कमाया था। इसलिए यूरोपीय लोगों के पूर्व के लिए एक वैकल्पिक मार्ग खोजने के लिए क्या हुआ, मजबूर होना पड़ा। पुनर्जागरण की भावना और परिणामी वैज्ञानिक खोजें भौगोलिक खोजों के लिए भी क्या थी, जिम्मेदार थी। जहाज निर्माण की कला मेरिनियन कंपास के आविष्कार के साथ विकसित हुई। खगोलीय व अन्य वैज्ञानिक खोजों ने साहसी लोगों में नए समुद्री मार्ग का पता लगाने में भी अहम भूमिका निभाई थी। चीन और भारत के बारे में मार्को पोलो और निकोलो पोलो की यात्रा वृतांत ने पूर्वी देशों की शानदार संपत्ति के बारे में यूरोपीय लोगों में बहुत उत्साह जगाया। यात्राओं के अन्य वृत्तांतों ने भी अन्वेषण को प्रोत्साहित किया। एक व्यापारी पुस्तक में यूरोपीय और सुदूर पूर्व के बीच सभी ज्ञात व्यापार मार्गों का वर्णन किया गया। और इसी तरह फैथुफुल क्रेस्डेर या क्रेस्डर के रहस्यों ने एशियाई शहरों के बारे में डिटेल्स में बताया था। तो साहस की भावना, नई भूमि की इच्छा और यूरोपीय देशों के बीच अन्वेषण की प्रतिस्पर्धा जैसे अन्य कारकों ने भी क्या किया, खोजकर्ताओं को समुद्र में जाने के लिए इस समय प्रेरित कर दिया था। इसमें सबसे पहला आता है पुर्तगाली खोजकर्ता। अभियानों की पहली महान लहर पुर्तगाल के द्वारा क्या होती है, शुरू होती थी। इसका शासक हेनरी, जो कि 1394 से 1460 तक रहा था, जिसे आमतौर पर नेविगेटर के नाम से भी जाना जाता था, उनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप मदिरा और एजोरेस द्वीपों की क्या हुई, खोज हुई थी। ध्यान रखना इस बात को। हेनरी का दूसरा नाम क्या है, नेविगेटर। हेनरी द नेविगेटर की मुख्य परियोजनाओं अफ्रीका के पश्चिमी तट की खोज थी। उनके नाविकों ने केप वर्दे द्वीप समूह की खोज की। किसकी? केप वर्दे द्वीप समूह की। हालांकि 1460 में हेनरी की मृत्यु हो गई, लेकिन उनके उत्साह ने पुर्तगालियों को आगे की खोज के लिए प्रेरणा प्रदान किया था। 1487 ईस्वी में बार्थोलोम्यू डियाज अफ्रीका के दक्षिणी सिरे पर पहुंचा और वहां आए एक भयानक तूफान के कारण उन्होंने इस केप ऑफ स्टॉर्म्स कहा इसे। उन्होंने क्या कह दिया इसको, थोड़ा सा तूफान को क्या देख लिया, इन्होंने बोल दिया कि यहाँ पे कुछ नहीं बाबा, ये तो केप ऑफ स्टॉर्म है। स्टॉर्म्स का मतलब होता है तूफान। तूफानों का क्या है, ये गुफा है। केप का मतलब होता है खाड़ी भी होती है, ध्यान रखना। केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ स्टॉर्म, ये सारी चीजें ध्यान रखना आप लोग। बाद में इसका नाम बदल के केप ऑफ गुड होप कर दिया गया, क्योंकि इससे यह उम्मीद जग गई थी कि हिंद महासागर तक पहुंच संभव है। वास्को डी गामा ने इस मार्ग का सफलतापूर्वक उपयोग किया और 1498 ईस्वी में कहाँ पहुंच गया था,
इसी मार्ग की सहायता से भारत पहुंच गया था। वास्को डी गामा के द्वारा भारत के लिए एक नई समुद्री मार्ग की खोज यूरोप व एशिया के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। और वास्को डी गामा को भारत आने में कौन सहयोग किया था? तो जमोरिन ने किया था, जो कि एक व्यापारिक था। ठीक है। अगला आता है स्पेन। कौन आता है? स्पेन। पुर्तगाल के बाद स्पेन ने पूर्व में समुद्री मार्ग का पता लगाना शुरू किया। क्रिस्टोफर कोलंबस एवं जेनोइस नाविक ने पश्चिम की ओर यात्रा करके पूर्व के लिए एक नया समुद्री मार्ग खोजना की योजना बनाई थी। स्पेन के राजा थे फर्नांडिज फर्डिनेंड और रानी इसाबेल से मौद्रिक सहायता प्राप्त करने के बाद उन्होंने 3 अगस्त 1492 ईस्वी को अटलांटिक के पार प्रस्थान किया। एक लंबी और कठिन यात्रा के बाद वह 12 अक्टूबर 1492 ईस्वी को बहामास के द्वीप पर पहुंच गया था। उन्होंने सोचा कि वह भारत के तट पर पहुंच गए हैं और इसलिए उन्होंने क्या किया? कोलंबस को उस द्वीप के मूल निवासी इंडियन कहा और उन्हें 3 और यात्राएं की और कैरिबियन सागर और मध्य अमेरिका में द्वीपों का पता लगाया। और इन द्वीपों को आज हम किस नाम से जानते हैं? वेस्ट इंडीज के नाम से। इस प्रकार से अगर भौगोलिक खोजों के अगर प्रभाव को देखें कि भौगोलिक खोजें के बाद इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, तो भौगोलिक खोजों का दुनिया के अधिकांश हिस्सों की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक अस्तित्व पर गहरा प्रभाव पड़ा था। जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण कुछ हैं, जैसे कि व्यापार के विस्तार ने जहाज निर्माण उद्योग के विकास को प्रोत्साहन प्रदान किया। बड़े जहाजों में बड़ी मात्रा में सामान ले जाने वाली सुविधा मिलती थी। दूसरी बात, जैसे-जैसे व्यापार बढ़े, बड़े पैमाने पर विकसित हुआ, संयुक्त स्टॉक कंपनियां और बैंकिंग उद्यमी क्या हुए? उभरने लगे थे। बड़े-बड़े कंपनी आ गए थे, बैंकिंग सुविधा उभरने लगी थी। यूरोपीय कंपनियों ने एशिया, अफ्रीका व लैटिन अमेरिका में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किया। तो ये सारे क्या थे? उसके प्रभाव थे दोस्तों। दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। पर इन सबसे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यदि चैनल पर आप एंड तक बने हो तो आप लोग बताना कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। और हाँ, यदि ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करना दोस्तों। यहाँ पे आपका जो क्लास करवाई गई ना, वो शॉर्ट्स एंड क्रिप्स था। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप लोग को एग्जाम में टॉपिक वाइज एक इंट्रो, बॉडी पार्ट और कंक्लूजन देनी होती है। और यदि आप ये वीडियो को जरूर एंड तक देखे होगे तो आप लोग को बताया गया होगा यहाँ पे कि सबसे पहले आपको इंट्रो दिया गया है, फिर बॉडी पार्ट का कंटेंट दिया गया है और फिर एक निष्कर्ष छोटा सा दिया गया है, ताकि आपका एग्जाम में, आप मेंस में दे रहे हो एग्जाम या कॉलेज में ही क्यों ना एग्जाम दे रहे हो, आपका कंटेंट प्रॉपर तरीके से सूटेबल हो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना दोस्तों। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों आप सभी को।